जैसे कि अब यूजीसी एक्ट की बात आप समझो, 3-4 दिन तक बहुत बड़ा जोश था, कल सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया और उस पर स्टे ला दिया। कुणाल कामरा ने बहुत अच्छी कमेंट की कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ये ब्राह्मण बनियों का आर्बिट्रेशन सेंटर है, मतलब, और इसके ऊपर अगर कोई कर भी सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो कर नहीं सकता, क्योंकि ये उसके लिए 3 जजों की बेंच बनानी पड़ेगी। केवल 2-3 महत्वपूर्ण बातें मैं आपसे करना चाहूंगा। साथियों, हमारी काम करने की पद्धति क्या होनी चाहिए, कार्यनीति क्या होनी चाहिए, कार्य प्रणाली क्या होनी चाहिए, इसके लिए मैंने अपील लिखा है संगठन के द्वारा। साथियों, ये केवल अपील नहीं है, ये हमारी कार्य पद्धति है, कार्यनीति है, कार्य प्रणाली है। इट इज आवर वर्क मेथोडोलॉजी कि हम काम कैसा करेंगे। साथियों, इसको हम समाज के सामने रख रहे हैं। नाउ इट इज इनटू द पब्लिक डोमेन, और समाज को हम कह रहे हैं कि हम इस तरह काम करेंगे, और ये भी कह रहे हैं कि अगर इस तरह काम नहीं किया तो हमें साथ सहयोग नहीं देना चाहिए। 3.5% लोग और 72 लोग अगर ये निश्चय अपनी नस्लों को निरंतर इस देश की साधन संपत्ति मुहैया कराने के उपलक्ष्य में अगर वो काम कर सकते हैं, क्या वर्तमान में इस पंडाल में बैठे हुए 200 लोग हम इस प्रतिज्ञा को नहीं ले सकते कि आने वाले पीढ़ी को हम लोग अपने सुरक्षित रखने के लिए निरंतर काम, ये जो संगठन की ओर से शक्ति बनाई जा रही है, उस संगठन की शक्ति को बढ़ाकर हम लोग करने का विकल्प या उस शक्ति को प्रेरणा देकर हम लोग नहीं कर सकते। यदि हम लोग सिर्फ दुश्मनों को गाली देते रहे, सिर्फ गाली देते रहे, मैं क्या बोल रहा हूं, सिर्फ गाली देते रहे, और गाली देते देते आप लोगों को मनोरंजन करते रहे हम लोग, फिर परिवर्तन कैसा होगा? उससे क्या होगा? दुश्मन जागरूक हो जाएगा तुमसे ज्यादा। दुश्मन जागरूक हो जाएगा, दुश्मन जागरूक होके अंदर ही अंदर अपना पूरा सिस्टम खड़ा कर देगा, और कर दिया। शत्रु निर्धारित है, शत्रु का हमेशा नाम लेने की जरूरत नहीं है, शत्रु तो निर्धारित है, लेकिन हम हमारे लोगों को शासक कैसे बना सकते हैं? शासक ऐसे ही नहीं होते। शासक की क्वालिटी हमारे लोगों में, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों में कैसे ला सकते हैं, इसके लिए कैसे कैसे ट्रेनिंग हम दे सकते हैं, और ट्रेनिंग देकर हमारे समाज को हम हुक्मरान कैसे बना सकते हैं, ऐसे। इसके बाद में मैं आमंत्रित करता हूँ मान्यवर सुनील शिंदे जी। मान्यवर सुनील शिंदे जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय स्वाभिमानी किसान संघ नई दिल्ली, आप डायस पर आए और हमें मार्गदर्शन करें। मान्यवर सुनील शिंदे। सबसे पहले यहाँ स्टेज पर बैठे हुए सभी मान्यवर और उपस्थित श्रोतागण, कार्यकर्ता, इनको भारतीय कर्मचारी संघ और भारतीय स्वाभिमानी संघ का जो पहला अधिवेशन आज से 3 दिन के लिए होने जा रहा है, इसकी मुबारकबाद देता हूँ। 9 मार्च को जो संगठन बना, 10-11 महीने में जिन्होंने संगठन बनाया, इसकी नींव रखी, देश भर के सभी कार्यकर्ताओं को कन्विंस किया, इकट्ठा किया, और इस संगठन का कार्य शुरू हुआ। आज के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में ये जरूर है कि संख्या कम है, लोग कम है, धीरे धीरे आएंगे, लेकिन लोग कम है ये मसला नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि 9 महीने 10 महीने के अंदर इसका राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, तो संगठन चलाने वाले लोगों के हौसले के लिए तालियां बजाएं। जो लोग संगठन चला रहे हैं उनका ये हौसला है कि राष्ट्रीय अधिवेशन में 100 लोग आएंगे या 1000 लोग आएंगे, ये मकसद नहीं है। मकसद हम राष्ट्रीय अधिवेशन ले रहे हैं और देश भर के अलग अलग जगह से लोग यहाँ आएंगे
और अभी जो एजेंडा हो सर ने सामने रखा, वो एजेंडा लोगों तक पहुंचेगा और संगठन का काम तेजी से बढ़ेगा। इस उद्देश्य से मैं DRO साहब, रेकवाल साहब और इनके साथ खड़े सभी मुख्य कार्यकर्ता जो हो, उनको भी बधाई देता हूं, उनको भी मुबारकबाद देता हूं कि 9-10 महीने के अंदर ये अचीवमेंट वैसे भी बहुत बड़ी है, बहुत बड़े हर्डल है। अगर दुश्मन सामने अलग कोई हो तो उससे मुकाबला किया जा सकता है, लेकिन अपनी ही सोच रखने वाले लोग जब दुश्मनी पर उतराते हैं तो सफर जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसे मुश्किल सफर में भी आज यहाँ तक जो संगठन पहुंचा है, इसका ये मतलब है कि इस संगठन का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। और जो मुद्दे, जो पॉइंट वो सामने रखे कि कौन से 2 फरवरी के बाद में पूरे साल में हमें क्या करना है, क्या प्लानिंग है, किस तरह से करना है, तो उनके साथ तो हमारे जैसे लोग कहा कि मैं 68 साल का, वो 67 साल के, ये 66 साल के, तो 60 के ऊपर हो गए सब। अब जवान लोगों के हाथ में संगठन देना है। जवान लोगों के लिए अब दुनिया बदल गई। हम जब जवान थे तब हमारे लिए जो सामाजिक बैठक थी या सामाजिक वातावरण था, वो आज के जवान लोगों के लिए अलग है। हमारे लिए कोई भी समस्या बहुत बड़ी समस्या होती है। आज के जवान, आज कोई बड़ी समस्या है, कल वो पुरानी हो जाती है, उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है। और ये असर मीडिया की वजह से हुआ। जैसे हम टीवी देखते हैं, वो एक न्यूज़ आती है कि फला जगह पे गोलीबारी हुई, आतंकी हमला हुआ, वो 5 मिनट चलती है, अचानक दूसरे से कि फला जगह पे बहुत बड़ी बारिश हुई, गांव पानी में डूब गया। तीसरी जगह पे आता है कि कोई ऐसी न्यूज़ किसी हीरोइन या हीरो के साथ, मतलब क्या है, चेन ऑफ थॉट ब्रेक करना। और चेन ऑफ थॉट ब्रेक करके लोगों की विचार शक्ति खत्म करने का जो एजेंडा मीडिया ने चलाया है पिछले 25 सालों से, उसका असर ये है कि कोई भी बड़ी बात दूसरे दिन छोटी लगती है या पुरानी हो जाती है। हम ये नहीं कहते कि वो कुरेद कर, लेकिन जिसका असर दूर तक होने वाला है। अब जैसे कि अब UGC एक्ट की बात आप समझो, 3-4 दिन तक बहुत बड़ा जोश था, कल सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया और उस पर स्टे ला दिया। कुणाल कामरान ने बहुत अच्छी कमेंट की कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ये ब्राह्मण बनियों का आर्बिट्रेटरी सेंटर है, मतलब, और इसके ऊपर अगर कोई कर भी सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो कर नहीं सकता, क्योंकि ये उसके लिए 3 जजों की बेंच बनानी पड़ेगी और 3 जज ऐसे होने चाहिए कि जो ब्राह्मण और बनिया ना हो, उसके लिए 20 साल लग जाएंगे। मतलब जो बात सीरियस है, कुणाल कामरा ने बात सीरियसली कही, लेकिन ये जो पूरे देश का माहौल है, अब जिन जवान लोगों के हाथ में देना है, तो उन जवान लोगों के दिल में ऐसी समस्याओं के लिए क्या विचार है, या फिर ऐसी समस्याओं के लिए भी क्या करना है, ये भी हम जो संगठन के बुजुर्ग लोग हैं, जो सोशल मीडिया या समाज में एक्टिवली काम करते, वो भी इसके बारे में सोचेंगे। इसके बाद में मैं आमंत्रित करता हूँ मान्यवर राजेंद्र राजदीप जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ट्रेड यूनियन, को डायस पर आए और अपनी बात रखें। मान्यवर राजेंद्र राजदीप। भारतीय कर्मचारी संघ का ये पहला अधिवेशन संपन्न होने जा रहा है, जो इस देश के तमाम दबे कुचले मूल्यवासी बहुजन समाज को आने वाले समय में जो कि उनकी शक्ति बनाकर अपने हक अधिकार के प्रति लड़ने के लिए तैयार करना, या इस देश की जो संवैधानिक प्रणाली है, उस प्रणाली को बचाने के उपलक्ष्य में उन सभी समाज के दबे कुचले लोगों ने अपने उत्तरदायित्व को निभाने के उपलक्ष्य में ये अधिवेशन में जन जागृति की जा रही है। ये प्रस्तावना में माननीय DR वोल साहब ने बताया। साथियों, संपन्न होने जा रहे इस अधिवेशन को मैं ट्रेड यूनियन की ओर से बहुत बहुत शुभेच्छा व्यक्त करता हूं, और केवल 1 मिनट में एक उदाहरण देकर मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत भवन बॉम्बे में कांग्रेस का 5 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न होने जा रहा था। उस अधिवेशन में पूरे भारत से 72 प्रतिनिधि डेलीगेट्स
5 दिन में उपस्थित थे। केवल 72। इस व्यवस्था ने जो पौधा लगाया था केवल 72 लोगों के उपस्थिति में लगाया गया था। 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक संस्कृत महाविद्यालय में बॉम्बे में वो अधिवेशन चला और वर्तमान में उस संगठन का व्याप जो है इस देश पर 100% उस ब्राह्मणों का कब्जा है, अलग अलग संगठन के तौर पर कब्जा है। 3.5% लोग और 72 लोग अगर ये निश्चय अपनी नस्लों को निरंतर इस देश की साधन संपत्ति मुहैया कराने के उपलक्ष्य में अगर वो काम कर सकते हैं, क्या वर्तमान में इस पंडाल में बैठे हुए 200 लोग हम इस प्रतिज्ञा को नहीं ले सकते कि आने वाले पीढ़ी को हम लोग अपने सुरक्षित रखने के लिए निरंतर काम, ये जो संगठन की ओर से शक्ति बनाई जा रही है उस संगठन की शक्ति को बढ़ाकर हम लोग करने का विकल्प या उस शक्ति को प्रेरणा देकर हम लोग नहीं कर सकते? निश्चित रूप से कर सकते हैं साथियों, भारतीय कर्मचारी संघ का और स्वाभिमानी संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन हम किस परिस्थिति में ले रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या होगा, उसकी कार्य प्रणाली क्या होगी, इसके बारे में प्रस्तावना माननीय डी.आर. वोल सर इन्होंने आपको अवगत कराया। यह मिशन का मामला है। मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन अपने तरीके से करेंगे, समाज का हित को ध्यान में रखते हुए करेंगे। और इस संदर्भ में यह राष्ट्रीय अधिवेशन एक बहुत बड़ी पहल कर रहा है। तो इस राष्ट्रीय अधिवेशन में मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। साथियों, आपने इस राष्ट्रीय अधिवेशन के जो पर्चा है उसमें देखे होंगे बहुत सारे सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट उसमें नहीं है जो अभी करंट इशू है, मैं उस पर बात करना चाहूंगा। यूजीसी का जो बिल लाया गया है उसके रेफरेंस में कुछ बातें जो समाज में चल रही है, लेकिन उसके बारे में जिस तरीके से ओपन कैटेगरी के लोग हंगामा खड़ा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे और आंदोलन जिस गति से कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, और कल देखा होगा आपने उसमें वो बिल पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे दिया गया। ऐसी स्थिति में मूल निवासी बहुजन समाज के पास में क्या इस संदर्भ में कोई जानकारी है? तो जानकारी नहीं होने के वजह से जो हमारी समस्या है वो काफी बढ़ सकती है, इसलिए इस बिंदु पर मैं बात रखना चाहूंगा। साथियों, आपको याद होगा रोहित वेमुला की शहादत 17 जनवरी 2016 को वो घटना घड़ी थी। उसके बाद में महाराष्ट्र में डॉक्टर पायल तड़वी नंदुरबार जिले से थी। बाद में दर्शन सोलंकी जो आईआईटी से छात्र थे, अनिल कुमार जी थे। ये जो है करीबन 2021 तक 98 स्टूडेंट जो है एससी एसटी ओबीसी के, उन्होंने इन विश्वविद्यालयों में जो भेदभाव के मामले चले, उन भेदभाव के मामलों के चलते हुए उनको आत्महत्या करनी पड़ी। तो ये जो मुद्दा है यह बहुत गंभीर मुद्दा है। इसके लिए रोहित वेमुला की मां और पायल तड़वी की मां जो सुप्रीम कोर्ट गए थे, उन्होंने जो डायरेक्शन दिया था उसके रेफरेंस में संसद में चर्चा हुई, संसदीय कमेटी का निर्माण किया गया। दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के नेता है उनके अध्यक्षता में यह कमेटी बनाई गई और कमेटी बनने के बाद में 8 दिसंबर 2025 में इसके बारे में रिपोर्ट दी गई और 13 जनवरी को ये जो है गैजेट बनाया गया और इसकी वजह से पूरा हंगामा देश भर में खड़ा हो गया। ये गैजेट मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, ये सोशल मीडिया पर मिलता है, इसको पढ़िए, समझिए, क्योंकि अगर ये हम नहीं समझते तो आगे की लड़ाई जो विश्वविद्यालयों की है या आगे की एजुकेशन की है वो हम नहीं समझ पाएंगे। तो हम पीछे रह जाएंगे, पीछे छूट जाएंगे, हमारे बच्चों का जो करियर है वो डिस्टर्ब होता रहेगा। साथियों,
इसके पहले 2012 में एक कमेटी थी, उसके बावजूद कुछ घटनाएं होती रही, भेदभाव होता रहा, इसलिए ये काम होता रहा। इसलिए ये जो नया गैजेट है उसमें कुछ सजेशन दिए हैं, उस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं कि इसमें वंश, धर्म, लिंग, जात, विकलांगता और जन्मस्थान, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, इसके लिए प्रावधान किया है। इसमें उन्होंने हर विश्वविद्यालय में, मतलब ये जो यूजीसी का है, इसमें एक लिमिटेशन जो है, ये यूजीसी के रेफरेंस में, यूजीसी के कोड ऑफ कंडक्ट जहां पर लागू होते हैं उन शिक्षा संस्थाओं के लिए है। ये एक कमी खामी है इसमें, जैसा कि आपको ये कल का स्टे मिलने के बाद में जो बातें आई सामने की कुछ कमियां खामियां है, तो ये बाकी शिक्षण संस्थानों में भी लागू होना चाहिए। ये भी बात महत्वपूर्ण है। अभी तक ये केवल विश्वविद्यालय तक सीमित है। उसके लिए उन्होंने समता समिति बनाई, समता एम्बेसडर, राजदूत बनाया, समान संधि केंद्र, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाया, और उसमें जो कमेटी बनाए उसमें वीसी के नियंत्रण में वो कमेटी काम करेगी। उसमें 3 सीनियर प्रोफेसर रहेंगे, 2 स्टूडेंट रहेंगे, 1 कर्मचारी सचिव रहेगा और समाज से 2 लोग रहेंगे। इस प्रकार 10 लोगों की वह कमेटी बनेगी और कमेटी के माध्यम से वो काम चलेगा। साथियों, हंगामा खड़ा यह किया जा रहा है कि पहले से ही ओपन के लोगों को यहां पर विलन घोषित किया गया है। साथियों, अगर आपको जानकारी दे दूं मैं कि 45 में से 38 विश्वविद्यालय, 38 विश्वविद्यालयों में आज की तारीख में ओपन कैटेगरी के लोग वीसी है। तो वहां पर जो कमेटी बनेगी ऑब्वियसली उनके नियंत्रण में रहेगी। बाद में जो ये कहा गया है कि इसमें एससी, एसटी, ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो इसके अलावा बाकी जो 7 है उसमें सीनियर प्रोफेसर है। सीनियर प्रोफेसर की क्या बात है, अभी ज्यादातर लोग सीनियर प्रोफेसर कैटेगरी में जो है आज के तारीख में ओबीसी के 84 है, एससी के 111 है और एसटी के 224 है, मतलब बहुत कम तादाद है। ऐसी स्थिति में जो वीसी है किन लोगों को अपॉइंट करेगा, किन लोगों को उसमें शामिल करेगा, वो सोचने वाली या समझने वाली बात है। ऐसी स्थिति में अगर ये कमेटी बनती है तो क्या होगा। दूसरी बात जो है, स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट कहते हैं कि वो होशियार होना चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलम एकेडमिक एक्टिविटी में वो माहिर हो, स्पोर्ट में खास हो। ऐसे किन लोगों को, स्टूडेंट को, तो अगर वीसी वो रहेगा तो वो चांस वो भी है कि वो भी ओपन कैटेगरी के हो सकते हैं। बाद में सचिव जो है या समाज से जो प्रतिनिधित्व लेने का कहा गया है वो भी ओपन कैटेगरी में से हो सकता है। मतलब एससी, एसटी, ओबीसी के केवल 3 मेंबर हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा वो वीसी पर निर्भर करता है कि कितने हो सकते हैं। मतलब ये जो बताया जा रहा है कि वो भी ओपन कैटेगरी के खिलाफ ये काम करने के लिए कमेटी बनाई जा रही है, ये सरासर गलत है। लेकिन इसमें भी और कुछ है जो होना चाहिए, ये बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। 9 मार्च 2025 को वर्धा में एक फैसला लिया गया और उसके बाद में आज 10-11 महीने में हम राष्ट्रीय अधिवेशन फिजिकली लेने के लिए समर्थ बन चुके हैं। हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन कैंसिल नहीं हुआ, फिजिकली हम समर्थ बन चुके हैं। मेरे साथी और हमारे इस संगठन के विधि तज्ञ माननीय इंद्रजीत कांबळे सर, एडवोकेट इंद्रजीत कांबळे आज नहीं आए। उन्होंने जो हाईकोर्ट ने अधिवेशन रद्द कर दिया, ऐसा जो पूरा प्रोपेगेंडा किया गया, तो उसकी कॉपी उन्होंने मुझे दिखाई, हार्ड कॉपी, शायद ओल सर ने भेजी थी। तो उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा कि इस पर बंदी डाली गई हाईकोर्ट की तरफ से, किधर भी नहीं लिखा। तो उसकी वजह क्या है क्या नहीं है, ये
आप सबको मालूम है, मैं ज़्यादा उसमें नहीं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। दूसरी बात यह है कि हमारा शत्रु निर्धारित है। हमारा शत्रु कौन है, ब्राह्मण है, ये निर्धारित है। लेकिन जिस संगठन में हम काम करते थे, उस संगठन में सिर्फ दुश्मन का नाम लेकर हमारे SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों को इकट्ठा किया गया। लेकिन जो शासक बनने के लिए क्वालिटी चाहिए, जो रूलर बनने के लिए, हुक्मरान बनने के लिए जो क्वालिटी चाहिए, उस पर ध्यान नहीं दिया गया और सिर्फ दुश्मन का नाम लेकर लोगों को ऑर्गेनाइज करना, कार्यकर्ताओं को बनाना, कार्यकर्ताओं में जो डेवलपमेंट होना चाहिए, कार्यकर्ता जो आगे बढ़ना चाहिए, उसमें नेतृत्व गुण निर्माण करना चाहिए, इस पर जानबूझकर ध्यान नहीं दिया गया और इसी की वजह से वन मैन शो एक संगठन बन गया, ऐसा मुझे लगता है। तो शत्रु निर्धारित है, शत्रु का हमेशा नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। शत्रु तो निर्धारित है, लेकिन हम हमारे लोगों को शासक कैसे बना सकते हैं? शासक ऐसे ही नहीं होते। शासक की क्वालिटी हमारे लोगों में, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों में कैसे ला सकते हैं, इसके लिए कैसे कैसे ट्रेनिंग हम दे सकते हैं और ट्रेनिंग देकर हमारे समाज को हम हुक्मरान कैसे बना सकते हैं। ऐसे ही चलकर अभी समझो हमारे हाथ में देश दे दिया, हम चला सकते हैं क्या? इस पर ज़्यादा गौर करना चाहिए और शत्रु को ज़्यादा जागरूक करने का काम जैसे पहले हुआ ऐसे नहीं होना चाहिए। अंदरूनी काम ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और हमारी जो CEC है उसमें भी मैं ये सब्जेक्ट पर मैं मेरा कहना उधर कहने वाला हूँ और इस पर हमारे CEC में भी निर्णय होगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं को शासक बनने का ट्रेनिंग देने की कोशिश इस संगठन की तरफ से होगी। साथियों, ये उद्घाटन सत्र चल रहा है और इसकी सबसे जो बेसिक बातें, जो जागृति है, बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते हैं कि जागृति की ज्योत निरंतर जलती रहनी चाहिए और जागृति बेसिक चीज है समाज का। अगर समाज को एकजुट करना है तो जागृति बेसिक चीजें है, जो इस राष्ट्रीय अधिवेशन का एक बेसिक उद्देश्य है। अल्टरनेटिव जो गोल है वो तो व्यवस्था परिवर्तन है, लेकिन जो बेसिक उद्देश्य है वो जागृति है। जैसे शरीर का जो सबसे छोटी इकाई सेल होता है, अगर सेल डैमेज हुआ तो शरीर डैमेज होना शुरू हो जाता है। समाज में अगर जागृति का काम अगर बंद हो जाए, पूरा समाज डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन हमारे समाज के अंदर बहुत सारे सामाजिक संगठनों ने, राजनीतिक संगठनों ने बेसिक काम छोड़ दिया और मैक्सिमम लोग चेहरा चमकाने पे ज्यादा लोग लगे। ये जो जागृति का काम है ये निरंतर होती रहनी चाहिए, क्योंकि जागृति से ही दोस्त और दुश्मन की पहचान होती है। जागृति से दोस्त दुश्मन की पहचान होती है और जागृति से ही इतिहास पता होता है। जब हम जगते हैं तो पता चलता है कि हमारा वास्तविक इतिहास क्या है और दोस्त और दुश्मन की समझ पैदा होती है। जैसे बराबर मैं एक फिल्म का उदाहरण देता हूं हर कार्यक्रमों में, क्योंकि उससे बातें स्पष्ट हो जाती है। जैसे साथियों, आप लोग जब थिएटर जाते फिल्म देखते हैं तो फिल्मों में क्या दिखाई देता है कि बचपन में दो भाई बिछड़ जाता है, दोनों बड़े होते हैं, दोनों खूब उठापटक करता है। क्यों करता है? दोनों को पता नहीं है हम दोनों भाई हैं।
मगर उस फिल्म का जो खलनायक होता है उसको पता होता है ये दोनों भाई है, लेकिन वो बताने का काम नहीं करता। वो जानता है अगर बता दिया कि ये दोनों भाई है तो फिल्म 3 घंटे चलने की बजाय आधे घंटे में ही खत्म हो जाएगा, इसलिए वो अंत तक नहीं बताता। लेकिन दोनों भाई जो लड़ता रहता है तो कोई तीसरा व्यक्ति आता है और दोनों भाइयों को जगाता है, उसको इतिहास बताता है। अरे तुम दोनों भाई हो, बचपन में बिछड़ गए थे, मेले में बिछड़ गए थे, रेलवे स्टेशन में बिछड़ गए थे। जब सारा बैक हिस्ट्री जब बताता है तब दोनों भाई इकट्ठा होता है, और जब इकट्ठा होता है तब समझ में आता है ये खलनायक ही असली दुश्मन है, और खलनायक का पत्ता साफ करता है। और जैसे ही दोनों को समझ में आता, दोनों भाई गले मिलते हैं, तो थिएटर में देखने वाले, थिएटर में बैठे देखने वाले लोग जूता चप्पल पहनना शुरू कर देते हैं, समझ जाते हैं फिल्म खत्म होने वाला है। तो साथों उसी तरीके से जो लड़ाई है, ये हजारों साल से लड़ाई चल रही है, ये हजारों साल से लड़ाई चल रही है। देवासुर संग्राम, देव और असुरों का संग्राम, वहां से लड़ाई चल रही है जो 15 बनाम 85 आज है। मूल्यवासी बनाम मनोवादी व्यवस्था के लोगों के साथ है। जिस दिन इस समाज के SC, ST, OBC, NT, DNT, BJNT, इन सारे समाज के लोगों जिस दिन समझ में आ जाएगा कि हम एक है, हम इस देश के मूल्यवासी है, और जो हमारा मनोवादी व्यवस्था के लोग हैं वही असली खलनायक है, यही समझने की जरूरत है। तो साथ ही जागृति से क्या होगा? जब लोग जगेंगे तो विचार बदलेगा, वैचारिक क्रांति होगी, विचार परिवर्तन होगा, और जब विचार बदलेगा तो लोगों के आचरण और व्यवहार बदलना चालू हो जाएंगे। आचरण बदल जाएंगे, व्यवहार बदल जाएंगे, और जब आचरण और व्यवहार बदलने लगेगा तो सामाजिक परिवर्तन होगा, समाज में बदलाव होगा, और जब सामाजिक परिवर्तन होगा तो सत्ता में परिवर्तन होगा, और जब सत्ता में परिवर्तन होगा तो व्यवस्था में परिवर्तन होगा। अभी जो पिक्चर की बात बताई गई, तो मैं थोड़ी क्रिकेट की बात बताना चाहता हूं कि जैसा कि क्रिकेट जब शुरू होता है तो ओपनिंग में किनको लाया जाता है? जो वीक प्लेयर रहते हैं उनको खेलने के लिए कहा जाता है। और जब खेल मजेदार होता है और जब मुश्किल में खेल होता है तो जो एक्सपर्ट रहता है खिलाड़ी, तो उनको उतारा जाता है। तो आज की जो बात है, तो ये जो भारतीय कर्मचारी संघ है, सो इट इज एन इंडियन वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन इन इंग्लिश। सो इट इज कि कर्मचारी 2-3 नमूने के होते हैं, कर्मचारी एक नमूने का नहीं होता है। कर्मचारी एक होता है जो अपने बीवी बच्चे के लिए कर्मचारी यानी कि नौकरी करता है। दूसरा होता है कि जो सिर्फ और सिर्फ मालिक के लिए नौकरी करता है, यानी कि वो भी कर्मचारी होता है बेचारा। और तीसरा जो होता है, वो तीसरा जो ये कर्मचारी होता है वो समाज के लिए काम करता है, समाज के लिए काम करता है। कि जैसा कि कल आपने परसों जो देखा, जो माधवी जाधव है वो कौन सी कर्मचारी है? वो समाज के कर्मचारी है। ये ना उस मैनेजमेंट के कर्मचारी है, ना अपने घर के लिए कर्मचारी है। तो वो किसके कर्मचारी है? वो समाज के कर्मचारी है। तो लोग कहते हैं कि आपने सुना होगा रेलवे स्टेशन में कभी कभी जाते हुए, तो एक आदमी कहता है कि मैं देश मिटने नहीं दूंगा। क्या कहता है? मैं देश मिटने नहीं दूंगा। तो ये जो हमारी कर्मचारी है तो वो क्या कहते हैं कि मैं बाबा साहब का नाम मिटने नहीं दूंगी। दैट इज द पावर ऑफ एजुकेशन। वो ताकत होती है किसमें? पढ़ाई में,
कि कहते हैं कि जो शिक्षा है वो शेरनी का दूध होता है और वो जो पिएगा वो दहाड़ेगा। दहाड़ेगा नहीं बेटा, अब तो खत्म कर देगा, है कि नहीं? क्यों खत्म कर देगा? कि आपने जो दूध हमको पिलाया है वो जहर है, और जो बाबा साहब की जो शिक्षा है वो शेरनी का दूध है, और हम शेर के बच्चे हैं, हम थोड़ा छुपके हैं, इसलिए कि जब एक वक्त आएगा तो हम भी दहाड़ेंगे। जैसा कि हम किसको लेकर चलते हैं? एससी, एसटी, बीसी, माइनॉरिटी, ओबीसी सबको लेकर चलते हैं हम। नाम किसका था पहले? एससी, यानी कि जो लोग पीछे रहते हैं उनको ऐसा मालूम हो जाता है अरे हम एससी के पीछे क्यों जाए, एसटी क्यों जाए एससी के पीछे, एसटी के पीछे फिर बीसी क्यों जाए, बीसी के फिर एससी के पीछे ओबीसी क्यों जाए, ऐसी बात होती है। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर ने जो आर्टिकल 341 लिखा वो लिखा बीसी के लिए यानी ओबीसी के लिए, और आर्टिकल 341 जो लिखा वो लिखा एसटी के लिए, और जो आर्टिकल 340 जो लिखा वो किसके लिए लिखा? एससी के लिए, एससी के लिए गए। जो बाबा साहब चलते हैं तो क्या करते हैं? उनको सामने ढकलते हैं और हमको पीछे से देते हैं। इसका मतलब यह होता है कि लोग कहते हैं कि बाबा साहब किसका है? एससी का है। बाबा साहब अगर एससी का रहता था तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिजर्वेशन किसको देता था? एससी को देता था। इसका मतलब ये बीसी लोगों को और ये एसटी लोगों को नहीं समझ में आता कि बाबा साहब किसका है। वो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बाबा साहब इज बिलोंग्स टू द बीसी बैकवर्ड क्लास, and after then he is belongs to the scheduled tribe, and after then he is belongs to an SC। बाबा साहब ने ऐसा क्यों किया? कि लोग जब बोल रहे थे कि जब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जब बनी तो बाबा साहब को रिजर्वेशन देने के लिए मुद्दा उन्होंने रखा कि रिजर्वेशन की बात नहीं आनी चाहिए। तो बाबा साहब ने कहा कि अगर मैं रिजर्वेशन के लिए मैं नहीं हूं तो मैं आई मे बी रिजाइन। तो इन्होंने राजीनामा लिखा और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनको दिया, तो राजेंद्र प्रसाद बाबूजी को दिया। तो बाद में सरदार वल्लभ भाई ने उनको बुलाया और कहा कि अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, मैं उतना नालायक नहीं हूं जितना आप सोचते हैं, मैं उतना नालायक नहीं हूं जितना आप सोचते हैं, लेकिन बात यह है कि तुम्हारी बात तुम रखो, मैं मेरी बात रखता हूं। जब से ये इस देश में जो रिजर्वेशन है वो लागू हो गया है, तो रिजर्वेशन किन के लिए लागू हुआ? तो रिजर्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल बीसी के लिए हुआ, बाद में एसटी के लिए हुआ और आखिर में हमको हुआ। लेकिन सबका रिजर्वेशन अभी खत्म हो गया है। ये सबका रिजर्वेशन खत्म इसलिए हो गया है कि जैसे कि EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जब आया तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 10% दिया गया है, लेकिन 10% वीकर सेक्शन नहीं है, खाली कितना 4% वीकर सेक्शन है और रिजर्वेशन दिया गया है 10%। यानी कि वहां रिजर्वेशन बच रहा है, हम रिजर्वेशन मांग रहे हैं, हमको नहीं मिल रहा है। लेकिन आपकी जो सरकार है क्या करती है? जहां खुजली होती है वहीं खो जाता है वो। साथियों, हमने ये BKS और BSS क्यों मनाया, क्या जरूरत लगी, ये माननीय DR ओहल साहब ने आप लोगों को बताया है। साथियों, हम जो भी समाज में काम करते हैं, अपने मान सम्मान, समाज के स्वाभिमान के लिए, स्वयं के खुद के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए काम करते हैं। हम इस तरीके से लंबे समय से हम काम करते हैं हमारे समाज के साथ, जो हजारों सालों से
ब्राह्मणवादी व्यवस्था से वो अपमानित प्रताड़ित होते आ रहे थे, उनका स्वाभिमान को ठेस पहुंच रही थी। उसको रोकने के लिए हम लोग काम कर रहे थे और जब हम निरंतर इस तरीके से काम कर रहे थे, आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैं 22 साल से संगठन में काम कर रहा था। 5 साल पहले एक अधिकारी की पोस्ट से वीआरएस लेकर के मैं काम कर रहा था संगठन में और हमने बहुत त्याग किए हैं विपरीत परिस्थितियों में संगठन को और इस समाज को मोबिलाइज करने के लिए, संगठित करने के लिए। और जहां हम काम कर रहे थे साथियों, वहां हम लोगों को, मैं आदिवासी हूं, जब मुझे वहां पर ऐसा लगा कि जिस उद्देश्य के साथ में, जिस उद्देश्य के लिए हम इस मिशन से जुड़े थे, वो उद्देश्य पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है और यहाँ सिर्फ हिटलरशाही या अपनी बफौती समझ करके काम किया जा रहा है। इसलिए हमने निर्णय लिया, हम अलग हो गए। उसके बाद में साथियों, जब हम अलग हुए तो माननीय डी.आर. ओहल साहब, इन्होंने हमारा साथ दिया। लगभग पूरे भारत से 700-750 आदिवासियों ने त्यागपत्र दिया। बामसेट के इतिहास में पहली बार कई लोगों को षड्यंत्र पूर्वक निकाला गया या बिठाया गया, निकलने के लिए मजबूर किया, लेकिन हमने पहली बार 750 लोगों ने त्यागपत्र दिया कि हमको आपके साथ में काम नहीं करना है। और माननीय डी.आर. ओहल साहब ने हमारा साथ दिया और जब हम यहाँ से निकले, वहाँ से निकले, हमने नया विकल्प खड़ा किया जैसे ही, तो उसी दिन यहाँ पर वो एक हम लोगों को आदिवासियों के लिए जो शब्दों का उपयोग किया गया, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज एक बात सिद्ध हुई कि इंसानों के बीच, इंसानों का नेतृत्व तो सिर्फ इंसान ही कर सकते हैं। जंगल से आए हुए गधे चाहे इंसानों में रहे, आखिरकार गधे ही रहते हैं। मतलब जंगल से आए हुए गधे, ये किनको कहा? आदिवासी। मुझे तो कहा, मुझे पूरे आदिवासी कौम को कहा ऐसा कि जंगलों से ये जंगलों के जो लोग हैं यानी आदिवासी रहते, वो हमारे इंसानों के बीच में आने के बाद भी इंसान नहीं बन पाए, वो गधे के गधे रह गए। ये इतना बड़ा अपमान मेरा नहीं, पूरे आदिवासी समाज का किया। तो साथियों, इस जो हमने विकल्प जो खड़ा किया है, तो आपको लगता है कि हम आदिवासियों का अपमान किया इसलिए हमने त्यागपत्र दिया? ये नहीं, त्यागपत्र पहले दे चुके थे। ये अपमानजनक पोस्टें सोशल मीडिया में बाद में जब हमने नया विकल्प खड़ा किया तब जाकर के शेयर की गई। ये हमने जो नया विकल्प खड़ा किया है साथियों, ये हम आदिवासियों का अपमान किया या पूरे समाज का अपमान किया, मेरा व्यक्तिगत रूप से अपमान किया इसलिए नहीं किया है। ये नया विकल्प BKS और BSS, ये इस मिशन को बचाने के लिए और नई जनरेशन, नई पीढ़ी में नेतृत्व का निर्माण करने के लिए ये हमने विकल्प खड़ा किया है। आज क्रांति भूमि, पुण्य भूमि नागपुर में जो प्रथम अधिवेशन हो रहा है, यह एक ऐतिहासिक क्षण है हम सब के लिए। यहाँ से इस संगठन पूरा देश भर में फैलेगा, आगे बढ़ेगा, यह आत्मविश्वास मुझे है। क्योंकि जो हमारे सारे महापुरुष है, उनका जो सच्चे विचारधारा है, सबका कल्याणकारी जो विचारधारा है, समस्त बहुजनों का जो कल्याणकारी विचारधारा है,
दया करुणा का जो विचारधारा है, उस विचारधारा को सच्चे श्रद्धा और निष्ठा से इस संगठन का जो सारे प्रमुख है वो लेके जा रहे हैं, प्रामाणिकता से। वो भी जब तक संगठन में ईमानदारी और प्रामाणिकता रहता है तब तक वो संगठन जिंदा रहता है उन लोगों से, और उस संगठन के साथ, विचारधारा के साथ जो बेईमानी करना शुरू होता है तब वो संगठन खत्म होता है। लेकिन हमारे जो महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाया है सच्चे विचारधारा के आधार पर, वो कभी खत्म नहीं होता, वो निरंतर धारा के रूप में चलता रहता है। अभी देश में जो हालात है वो हालात देखते हुए हम लोगों को फिर से सच्चे संकल्प से महापुरुषों का आंदोलन आगे बढ़ाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में जागृति लाना चाहिए, लोगों को इकट्ठा करना चाहिए, हम सबको फिर से एकजुट होना चाहिए, क्योंकि वास्तव परिस्थिति में अभी एक वक्ता ने शुरुआत में बताया, आज का जो न्यूज़ है, सुबह का न्यूज़ शाम तक खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है। आज का कल नहीं रहता है, कल का परसों नहीं रहता है। इस हालात में हम लोग हैं, फिर व्यवस्था परिवर्तन करने का जिम्मेदारी भी हम लोग लिया है। केवल बहुजन समाज में दुश्मनों का नाम लेकर हवा भरने से कोई क्रांति नहीं होता। सिर्फ बार बार दुश्मन का नाम लेके हवा तैयार करने का और झूठा वादा करके भी नहीं हो सकता। हम देखे हैं ना इतने साल, वो सब सिर्फ किसी के ऊपर टीका करना, निंदा करने से कुछ व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होता। केवल विचार परिवर्तन से भी व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता, केवल विचार परिवर्तन से। समझ रहे क्या ना? महात्मा बसवण्णा का एक वचन है, विचारವೆಂಬ ಹೂವಾಯಿತ್ತು, कन्नड़ में है वो, विचारವೆಂಬ ಹೂವಾಯಿತ್ತು, आचारವೆಂಬ ಕಾಯಾಯಿತ್ತು, निष्पत्ति ಎಂಬ हण्णाಯಿತ್ತು। इसका मतलब है विचार, जो विचार है, विचार रूप का एक फूल खिल गया। विचार क्या है? फूल है, खिल गया है वो, विचार रूप का फूल खिला है। फिर आगे क्या होना चाहिए इस फूल को? फूल वही मुरझाए तो आगे कुछ नहीं हो सकता। विचार का फूल तो लगे, लेकिन उस विचार का फूल आचार रूपी कहां परिवर्तन होना चाहिए? आचरण में। विचार आचरण में नहीं आया तो उस विचार का कोई मतलब ही नहीं है। बोलते हैं ना, जो मैं कह रहा हूं ये मेरा फिलॉसफी नहीं है, जो मैं आचरण कर रहा हूं वो मेरा फिलॉसफी है। बार बार हम लोग सुने ही नहीं इस शब्द को। जो मैं यहां कहता हूं ये हमारा तत्व नहीं है, मेरा सिद्धांत नहीं है। आप लोगों के साथ में जो बिहेवियर्स करता हूं वही मेरा असली सिद्धांत है। विचार रूप का फूल खिलने के बाद
आचार रूप का महात्मा बसवಣ್ण का वचन है। आचार रूप का फल नहीं, फल से पहला जो लगता है उसको क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, फूल और फल के बीच में क्या रहता है? कली। कली क्या बोलता है? कली नहीं, वो कच्चा फल, कच्चा, अभी वो पका नहीं। ये जो सूक्ष्म डिफरेंस है महात्मा बसवಣ್ण ने वचन में कहा, क्योंकि महात्मा बसवಣ್ण बहुत बड़ा आंदोलन चलाए, बहुत बड़े आंदोलन। 1,96,000 फुल टाइमर थे। कितना? 1,96,000। उनको जंगम कहते थे। जिस तरह बुद्धा ने भिक्षु संघ का निर्माण किया, यहाँ भिक्षु भारद्वाज जी आए हैं, बहुत अच्छे बात कहे उन्होंने। वो संगठन का अनुभव से बसवण्णा ने वचन में लिखा है। 770 जो मेन शरण थे, अनुभव मंडप नाम का जो संसद था, पार्लियामेंट, श्रमिक लोगों का पार्लियामेंट, जो कर्मचारी संघ बोल रहे ना आप, वैसा ही श्रमण संस्कृति का, श्रमिक लोगों का, मजदूर लोगों का अनुभव मंडप, यानी संसद, पहला संसद उन्होंने स्थापन किया। वो 770 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और सभी लोग जो थे यहाँ के भूमि पुत्र लोग थे, जो काम करने वाले सभी क्षेत्र में। और वो कायक, उसको कायक बोलते थे। कायक वे कैलाश, वर्क इज वर्शिप। बसवण्णा कायक कहते थे। कायक, कायक मतलब है शरीर, खुद मेहनत करना, कष्ट करना, उसको कायक कहते थे। हर एक व्यक्ति को कायक करना चाहिए। कोई भी दूसरों को धोखा देकर नहीं खाना चाहिए, दूसरे के ऊपर बैठकर नहीं खाना चाहिए। धर्म और भगवान के नाम पर लोगों को डर पैदा करके नहीं खाना चाहिए। ये बसवण्ण कायक का मतलब, कायक वे कैलाश का वो मतलब वो उन्होंने वैसा लिखा है। श्रमण, श्रम करने का। और एक आश्चर्य की बात है, जो कायक करने वाले हैं, एक डेली साफ सफाई करने वाले जो व्यक्ति है, वो जो कायक है, वो जो श्रम है, वो श्रम, और राजा का जो प्रधानमंत्री है वो भी कायक है। दोनों कायक समान है, यानी कायक समानता बसवण्णा ने जो लाया, कायक समानता। कोई ऊंच नीच नहीं है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 नहीं रखा था। अभी है ना, क्लास 1 के लोग क्लास 3 लोगों को कितने गलत तरीके से देखते हैं, वैसा नहीं था। और जो भी काम करने वाले लोग थे, चमार थे, ढोर थे, महंग थे, धोबी थे, और अलग अलग जितने भी काम करने वाले लोग हैं, जो मराठी में 18 अलूतीदार कुछ तो बोलते हैं, बलूतीदार और अलूतीदार, 12 बलूतीदार, 18 अलूतीदार बोलते हैं। वो सभी में कोई ऊंच नीचता नहीं है, काम में ऊंच नीचता नहीं है, सबको इक्वल किया था। वो बसवण्णा संगठन के बहुत बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने कहा है, दिमाग में पहला विचार आना चाहिए। विचार जो फूल है, आचार उसका कच्चा फल है। यानी हम लोग जो आचरण करते, जैसे बोलते हैं वैसा चलना, जैसा बोलते हैं वैसे चलने के बाद जो मिलता है वो फल है। समाज को जो मिलता है ना, उसको फल कहते हैं। हम लोग समझ रहे थे सिर्फ विचार में परिवर्तन, केवल हम विचार में परिवर्तन हुआ ही नहीं, हमारा बातों में परिवर्तन हुआ है विचारों का। यानी डायलॉगबाजी, भाषणबाजी है ना। अभी बोल रहे थे ना, वो सिंह गर्जन, सिर्फ गर्जन ही करने का, शिकार नहीं करने का। शिकार उसका फल है। इसलिए जो भी संगठन सही में आगे बढ़ना चाहिए तो विचार के साथ आचार होना चाहिए, आचरण होना चाहिए, आचरण के साथ
आगे जो फल मिलता है वही समाज को उपयोगी होता है, उसमें परिवर्तन का फल दिखता है, वो होना बहुत जरूरी है। मैं यह कहना बहुत जरूरी समझता हूं। जो भी संगठन में काम करने वाले लोग हैं, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। हमारे एक भी महापुरुष, बुद्धा से लेकर महात्मा बसवण्णा से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर तक, एक भी महापुरुष किंचित भी उन्होंने बेईमानी नहीं किया है। जो नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं, नेता लोग नहीं, नेतृत्व करने वाले। ओहल साहब का मैं बहुत सारे केडर में अटेंड हुआ हूं, वो बोलते रहते हैं नेता बहुत है लेकिन नेतृत्व करने वाले का है। नेता अलग, नेतृत्व अलग। नेता खुद बड़ा होना चाहता है, नेतृत्व समाज को बड़ा करना चाहता है, और नेता खुद बड़ा होने के बाद सबको लात मारता है। हमें नेतृत्व, हमारे सारे जो महापुरुषों ने जो नेतृत्व हमें दिया है, वही नेतृत्व को हमको आगे बढ़ाना चाहिए, विचार और आचार के साथ। यदि हम लोग सिर्फ दुश्मनों को गाली देते रहे, सिर्फ गाली देते रहे, मैं क्या बोल रहा हूं, सिर्फ गाली देते रहे और गाली देते देते आप लोगों को मनोरंजन करते रहे हम लोग, फिर परिवर्तन कैसा होगा? उससे क्या होगा? दुश्मन जागरूक हो जाएगा तुमसे ज्यादा। दुश्मन जागरूक हो जाएगा, दुश्मन जागरूक होके अंदर ही अंदर अपना पूरा सिस्टम खड़ा कर देगा वो, और कर दिया, हो गया वो काम। जिन दुश्मनों को हम लोग आइडेंटिफाई करके उनसे हम लोग सत्ता छीनने का कोशिश कर रहे थे, वो परमानेंटली हम लोगों का सत्ता उन्होंने छीनकर इस देश का केवल हुक्मरान नहीं, सम्राट बन गया है। सम्राट का मतलब क्या है? सारे संस्थाओं पर कब्जा, पूरे देश के इंच इंच भी नहीं छोड़े, और उनको मजबूत करने का काम हम लोगों ने किया है आज तक। हमारा बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा हिस्सा है उनको फायदा पहुंचाने में। फिर वही काम हुआ तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। आगे भी वैसा चलता रहे तो हम कहीं कभी नहीं बचते। साथियों, भारतीय कर्मचारी संघ के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन का ये उद्घाटन सत्र चल रहा है, और इस उद्घाटन सत्र में मंचासीन सभी महानुभाव और आप सभी संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता साथियों, मैंने 9 मार्च 2025 को वर्धा महाराष्ट्र में जो हमारी फिजिकल मीटिंग हुई, उस दिन मैंने अपने भाषण में, 1-1.25 घंटे के भाषण में हम किस तरह काम करेंगे इस पर अपनी बात रखी थी। अभी वही बात मैंने लिखकर समाज के सामने रखी है। उस समय मैंने उस कार्यक्रम की अध्यक्षता के दौरान रखी थी, इस समय संगठन की ओर से रखी है, जिसको आप अपील के नाम से जानते हैं। मेरी आप सभी से विनती है, अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि भारतीय कर्मचारी संघ, भारतीय स्वाभिमानी संघ और हमारे जितने भी सहयोगी संगठन हैं, उनके सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आज आए हुए सभी गेस्ट्स को अनुरोध है कि इसको एक बार जरूर पढ़े, मोबाइल में ना पढ़े, प्रिंट निकाल कर पढ़े और लार्ज प्रिंट निकाल कर पढ़े।
और एक बार पढ़ने से भी कोई मतलब समझ में नहीं आता तो 2 बार पढ़ना चाहिए, कम से कम 3 बार पढ़ना चाहिए। आज के उद्घाटक आदरणीय करुणेश्वर स्वामी जी ने जो सूचनाएं हमें दी, जो हिदायत हमें दी, जो मार्गदर्शन हमें किया, वही बात इस अपील में लिखने की मैंने कोशिश की है। इस पर बात रखने के पूर्व कैलेंडर के बारे में और किताब के बारे में एक आधे मिनट में बात करना चाहूंगा। साथियों, ये जो किताब है ये मराठी में है, तो महाराष्ट्र के सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, जिसके भी बच्चे 5वीं से लेकर 12वीं तक स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी किताब है। मैं खुद हाई स्कूल में 25 साल यही विषय मैंने पढ़ाया है और उसके रिजल्ट उस समय बहुत सही मतलब बढ़िया रिजल्ट आए थे। तो उसके आधार पर मेरे मिसेस की इच्छा थी कि मैं ये किताब लिखूं, तो उसकी इच्छा के लिए, उसकी अपेक्षा को पूर्ति करने के लिए मैंने ये किताब लिखी है। वो जब थी तो मैंने संगठन को पूरा समय दिया है, उसकी वजह से मैं ये काम कर सका था। तो उसकी इच्छा पूरी करने के लिए किताब लिखी है, मराठी में है। हो सकता है अगली बार इसको हिंदी में लिखने की कोशिश करूंगा। तो महाराष्ट्र के सभी लोगों ने इसको लेना है। 130 रुपए कीमत है, लेकिन आज उद्घाटन सत्र चल रहा है हमारा और अधिवेशन के दौरान इसकी कीमत 100 रुपए रहेगी। दूसरा जो कैलेंडर है, यह हमारे पहले ही राष्ट्रीय अधिवेशन में कैलेंडर आ गया है। हमारा अधिवेशन अगर दिसंबर में होता तो दिसंबर में आता, अब जनवरी और लास्ट जनवरी और फरवरी में हो रहा है तो आ रहा है। तो इसकी भी कीमत है 65 रुपए, 65। तो इसको भी हम अधिवेशन के दौरान 50 रुपए में कंसेशन के तौर पर आपको दे रहे हैं। तो हर एक साथी कार्यकर्ता ने इस कैलेंडर को लेकर जाना है और खुद के लिए एक लेना है, और जो साथी यहां आना चाहते थे आए नहीं है, उनके लिए कम से कम 10 कैलेंडर लेकर जाना है, लेकिन पैसा देना है। तो साथियों, अभी 2:20 हुए हैं और ज्यादा देर तक आपके और खाने के बीच में नहीं रहूंगा। केवल 2-3 महत्वपूर्ण बातें मैं आपसे करना चाहूंगा। साथियों, हमारी काम करने की पद्धति क्या होनी चाहिए, कार्यनीति क्या होनी चाहिए, कार्य प्रणाली क्या होनी चाहिए, इसके लिए मैंने अपील लिखा है संगठन के द्वारा। साथियों, ये केवल अपील नहीं है, ये हमारी कार्य पद्धति है, कार्यनीति है, कार्य प्रणाली है। इट इज आवर वर्क मेथोडोलॉजी कि हम काम कैसा करेंगे। साथियों, इसको हम समाज के सामने रख रहे हैं। नाउ इट इज इनटू द पब्लिक डोमेन, और समाज को हम कह रहे हैं कि हम इस तरह काम करेंगे, और ये भी कह रहे हैं कि अगर इस तरह काम नहीं किया तो हमें साथ सहयोग नहीं देना चाहिए। बहुत रिस्क उठाई है, बहुत जोखिम उठाई है हमने समाज के सामने रखा है कि हम इस तरह से काम करेंगे, और समाज को कहा है अगर इस तरह से हमने काम नहीं किया तो आप लोगों ने हमें साथ सहयोग नहीं देना चाहिए।